बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में सीखा था कि हर चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है और इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या इसका एक और नाम भी था लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इससे हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। फ्लक्स मीन फ्लो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो है फाई, और उसके साथ एक छोटा सा ई अटैच कर दिया जाता है ताकि हमें ये याद रहे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है। हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या होती है कि ये डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो वेक्टर एरिया है उसका। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज इक्वल टू अ क्वांटिटी विच इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इन दोनों के दरमियान डॉट है तो अगर हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास इसका प्रॉपर फार्मूला क्या बन जाता है, ई ए कॉस थीटा। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हम उसका कैसे आंसर दे सकते हैं, इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद ये जो हमारे पास उसका वेक्टर एरिया, ठीक है, डिपेंड ऑन ई एंड ए, और लास्ट पर ओरिएंटेशन एंगल की वैल्यू। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, ई पर, ए पर, और ये जो ओरिएंटेशन या फिर थीटा की वैल्यू है। याद रखिएगा जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हम ई को यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और उसके बाद हमारे पास जो एरिया है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों के दरमियान हम हमेशा एंगल की वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये चीज़ें हमें तब मज़ीद समझ में आएंगी जब हम इसके केसेस करेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि इसका फार्मूला क्या है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ई पर, ए पर और इस थीटा की वैल्यू पर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। और क्योंकि हमने इसका फार्मूला लिखा है तो इसका यूनिट भी आना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके केसेस की तरफ। हमने इसके तीन केसेस डिस्कस करने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, और कब इसकी वैल्यू ना ही मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम होगी। अगर हम बात करते हैं कि सरफेस को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमने इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है किसी सरफेस को, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से रीड आउट करता हूँ। अगर हमने किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले आपने याद रखना कि हमने इसका फार्मूला लिख दिया। बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला लिखा, फार्मूला को ओपन किया और यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर 90 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे उनका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान बन रहे हैं। अगर आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये हमारे पास वेक्टर एरिया जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगर आप इन दोनों की डायरेक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं तो जो ये दोनों सेम है, और इन दोनों के दरमियान जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट किया। कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। 1 को आप लिख लीजिए, ना लिखिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए। तो जब हम किसी सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपने इसको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने इसको याद रखना है। फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब हमने एरिया को पैरेलल प्लेस किया हुआ है। किसके पैरेलल प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये हमारे पास डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये एरिया को हमने प्लेस किया हुआ है पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये उसका वेक्टर एरिया। अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करोगे तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फार्मूला हमने सारा वही लिख दिया। उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। याद रखिएगा आपने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के ये गलती नहीं करनी कि पैरेलल लिखा हुआ है तो पैरेलल में हमारे पास एंगल 0 आ जाएगा। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, एंगल ई और ए के दरमियान है, इसलिए क्योंकि ये पैरेलल है
तो हमारे पास एंगल आ गया इन दोनों के दरमियान। अगर आप याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनके दरमियान, ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। MCQ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस पोर्शन को अच्छे से याद रखना है। अब थर्ड केस है कि जो सरफेस है वो ना ही पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ना ही मैक्सिमम होगी और ना ही वो मिनिमम होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसके केसेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए आपने इनको अच्छे से